मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बेमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम जो है डेन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका फ्रांसीसी टॉपिक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए, और फ्रेंड्स उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा फ्रांसीसी रहेगा, तो फ्रांसीसी आगे का आज पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ब्रेक लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक आपके कल कवर हो चुके थे, जिसमें कि आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें कि हमारा टॉपिक डेन्स तक कवर हुआ था, उससे आगे का आज हम कवर करने वाले हैं। पुर्तगाली हम पढ़ चुके थे फ्रेंड्स, और आपका डच भी हम पढ़ चुके थे। अंग्रेज़ आपके कवर हो ही गए थे। उसके बाद आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो फ्रांसीसी रहेगा, फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसियों के बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना जो थी वो फ्रांसीसी भारत में देर से आए थे। यानी कि जो दूसरी कंपनियां थी, जैसे कि पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और आपकी डेन्स कंपनी, अंग्रेज़ कंपनी, ये जो थी, इनकी तुलना में जो है फ्रांसीसी कंपनी जो थी भारत में इनके बाद में यानी कि देरी से आई थी। याद रखेंगे कि लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। लुई 14वां जो सम्राट था फ्रांस का, उसकी जो शासनकाल की युगांतकारी घटनाएं थीं वो याद की जाती हैं। ध्यान रखेंगे, लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा, जो लुई 14वें का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कॉलवर्ट, तो उसके द्वारा सन 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? तो ध्यान रखना, लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा सन 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम क्या था? कंपनी देश इंड से ओरिएंटल। जिस कंपनी का नाम रखा गया कंपनी देश इंड से ओरिएंटल, किसका नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। याद रखना यहाँ पे इसको, ठीक है। तो आगे देखिए, फ्रेंच की व्यापारिक और वित्तीय संसाधन प्राप्त, फ्रांस की व्यापारिक तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था। जो फ्रांस था उसको व्यापारिक और वित्तीय संसाधन जो थे वो सभी प्राप्त थे, इसलिए इसे एक सरकारी कंपनी कहा जाता है। ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे याद रखेंगे कि सन 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे सन 1668 ईस्वी में सूरत में पहले अपने व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। ध्यान रखेंगे कि सन 1668 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक कारखाना जो है स्थापित किया। और आगे याद रखेंगे कि सन 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना भी कर दी। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? सन 1669 ईस्वी में। ध्यान रखना। आगे याद रखेंगे कि सन 1672 ईस्वी में एडमिरल डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर दिया या हरा दिया और सैन थोमे को छीन लिया था उससे। ध्यान रखना, सन 1672 ईस्वी में एडमिरल डेलाहे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त करके हरा करके सैन थोम को उससे छीन लिया था। और आगे याद रखेंगे कि सन 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने बलिकोंडापुर में जो सूबेदार हुआ करता था शेर खान लोदी, तो उस शेर खान लोदी से जो है पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया था। आगे याद रखेंगे कि सन 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से लेकर के 1692 ईस्वी तक चंद्रनगर की स्थापना कर दी गई थी। और आगे याद रखेंगे कि डचों ने अंग्रेजों की सहायता से जो है सन 1693 ईस्वी में पौंडीचेरी को छीन लिया था। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सन 1697 ईस्वी में संपन्न रिजविक की संधि के बाद जो है पौंडीचेरी जो था वो दोबारा फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया था। पहले तो डचों ने जो है अंग्रेजों की सहायता से सन 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया था, लेकिन उसके बाद सन 1697 ईस्वी में एक रिजविक की संधि हुई, तो उस संधि के बाद जो है पौंडीचेरी जो था वो दोबारा से फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था।
आगे याद रखेंगे कि सन 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आगे याद रखेंगे कि पौंडीचेरी के कारखाने में ही फ्रांसिस मार्टिन ने सन 1674 ईस्वी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। सन 1674 ईस्वी में फोर्ट लुई का निर्माण कहाँ करवाया गया, तो ध्यान रखना पौंडीचेरी के कारखाने में ही फ्रांसिस मार्टिन ने सन 1674 ईस्वी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। और उसका ध्यान रखना कि मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। जो मार्टिन था आपका फ्रांसिस मार्टिन, उसने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारी थे और राजा लोग थे उनके साथ एक निष्पक्ष था, यानी कि बिना भेदभाव किए और न्यायपूर्ण व्यवहार किया। इसके कारण जो है उसका व्यक्तिगत विश्वास और सम्मान जो था राजा और व्यापारियों का उसको प्राप्त होने लगा। फिर ध्यान रखेंगे कि सन 1706 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु के बाद जो है फ्रांसीसी बस्तियों और व्यापार के स्तर में कमी आ गई थी, क्योंकि पहले उसने जो एक इमेज बनाई थी अपनी राजा और व्यापारियों के बीच में, जब उसकी मृत्यु के बाद जो है वो सब समाप्त हो गई थी। तो जो फ्रांसीसी बस्तियां थीं तो और उनके व्यापार के स्तर में जो है कमी आने लगी क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे याद रखेंगे कि सन 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। किसके बाद? डुप्ले के बाद। ठीक है, आगे याद रखेंगे सन 1706 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी के बीच में जो है फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में ह्रास हुआ, यानी कि उनकी शक्तियों का पतन होना स्टार्ट हो गया। परिणाम ये हुआ कि 1720 ईस्वी में जो है कंपनी का इंडीज़ की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ, यानी कि कंपनी का दोबारा से जो निर्माण हुआ, दोबारा से जो स्थापना हुई वो इंडीज़ की चिरस्थायी कंपनी के नाम से हुई। और याद रखेंगे कि फ्रांसीसियों ने सन 1721 ईस्वी में मॉरिशस और 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही और सन 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना, फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, 1724 में मालाबार जो कि कहाँ पर है, माही में स्थित है, वहाँ पर अधिकार कर लिया, और 1739 ईस्वी में जो है करिकाल पर अधिकार कर लिया था। और याद रखेंगे कि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। किसके कारण? व्यापारिक उद्देश्य से। और ध्यान रखना ये एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी। ध्यान रखना राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था, ये राजनीतिक युद्ध नहीं लड़ा करते थे, लेकिन फ्रांसीसियों ने किलेबंदी अंग्रेज़ों और डचों से सुरक्षा के लिए और सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए की गई थी। जो फ्रांसीसियों ने जो किलेबंदी करवाई वो इसलिए करवाई क्योंकि अंग्रेज़ और डचों से उसकी सुरक्षा जो है साम्राज्य की हो सके और सिपाहियों की जो भर्ती प्रतिरक्षा है वो भी आसानी से हो सके। आगे याद रखेंगे कि सन 1742 ईस्वी में या सन 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए, यानी कि जो फ्रांसीसी लोग थे सन 1742 में व्यापारिक लाभ उठाने के लिए या मतलब कि अच्छा धन कमाने के लिए वो भी राजनीति उद्देश्य की पूर्ति, जो राजनीति एक दिशा थी या उद्देश्य था उसमें आगे बढ़ने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को जो है कर्नाटक के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान रखना, कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक कहा जाता था और अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कितने वर्ष तक? ध्यान रखना, 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ, यानी 20 वर्ष तक इनमें लड़ाइयाँ हुई। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद मद्रास और पौंडीचेरी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के निमंत्रण में था, जिसकी राजधानी क्या थी? आरकट थी। तो ध्यान रखेंगे, अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल फ्रांसीसी विवाद, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो देखिए आंग्ल फ्रांसीसी विवाद में क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे
भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली और डच कंपनियां जहां व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई थीं, वहीं डेनिश कंपनी 1745 ईस्वी तक एक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके भारत से चली गई थी। लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रथम व्यापारिक कंपनियां थीं जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। लेकिन इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य जो है 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः जो है अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई थी। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, यानी फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में, जो कि आपका 1746 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। ध्यान रखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 और 48 के बीच में हुआ। इसका तात्कालिक कारण था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर एकाधिकार कर लिया गया। कुछ फ्रांसीसियों के जहाज़ थे, तो अंग्रेजी कैप्टन था बर्नेट, तो उसके नेतृत्व में जो है जो अंग्रेजी सेना थी उसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध को जो है सेंट थोमो का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, इनके मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यानी जो ऑस्ट्रिया का युद्ध, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, तभी से इस प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने की सहायता से मद्रास को जीत लिया था। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। किसने मांगी? अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से जो है डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी थी। लेकिन हस्तक्षेप होने के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा, उसने मद्रास को जो है घेर रखा था पूरे तरीके से। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। ध्यान रखना, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो युद्ध था वो कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। किस किस के बीच? फ्रांसीसी, ठीक है, कर्नाटक युद्ध जो था वो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में फ्रांसीसी जो थे वो जीत गए थे, यानी कि विजयी रहे थे। और आगे याद रखेंगे कि यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। और इस विजय का मुख्य कारण था फ्रांसीसियों का तोपखाना। जो फ्रांसीसियों का तोपखाना था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, इसलिए उनकी विजय इसमें आसानी से हो गई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो है 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुआ। और इस युद्ध को जब समाप्त हुआ तो एक एक्स ला शापेल की संधि हुई सन 1748 ईस्वी में। तो उस एक्स ला शापेल की संधि को लेकर के इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। और इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को और अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। इस तरह से युद्ध के प्रथम दौरे में दोनों दल बराबर रहे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा था बिल्कुल भी। न तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ। लेकिन इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। क्योंकि उनके पास फ्रांसीसियों के बाद या जो यूरोपीय थे उनके पास जो है कह सकते हैं हम कि प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित सेना हुआ करती थी, जो कि भारत से राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी। क्योंकि जो भारतीय राजाओं की सेना थी वो एक तो अशिक्षित थी और अनुशासनहीन थी, इसलिए इनके हार के कारण जो है बने थे। आगे देखते हैं। तो फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। क्या हो गए? राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए थे। आगे देखते हैं फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि सेकंड कर्नाटक वार, जो कि 1749 से लेकर के 54 तक चला था।
ध्यान रखेंगे इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी वो भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की थी। जो भारत में परिस्थितियां चल रही थी, राजाओं में बरकरार युद्ध चल रहे थे, तो इन परिस्थितियों ने जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया। याद रखेंगे कि हैदराबाद के संस्थापक जो कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ करता था, तो निज़ाम उल मुल्क की सन 1748 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र नासिर जंग और उसके पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। यानी कि 1748 में जब उसकी मृत्यु हो गई किसकी, निज़ाम उल मुल्क की, तो उसके बाद उसका पुत्र नासिर जंग और उसका पौत्र जो था मुजफ्फर जंग, ठीक है, तो उनमें जो है गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया या युद्ध छिड़ गया। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई, तब मराठाओं ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद भी चंदा साहब को आज़ाद कर दिया और ऐसे में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया था। किस किस के बीच? अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया था। याद रखेंगे कि फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया था, तो अंग्रेज अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। तो ध्यान रखेंगे सन 1749 ईस्वी में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन जो था वो मारा गया था, लेकिन उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण जाकर के ले ली और सन 1750 ईस्वी में हैदराबाद में नासिर जंग भी जो था मारा गया और मुजफ्फर जंग जो था वो नवाब बना दिया गया। उसने प्रसन्न होकर के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी का क्षेत्र जो था वो प्रदान कर दिया, क्योंकि नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद उसको खुशी प्राप्त हुई और उसके बाद उसने मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी के जो क्षेत्र थे वो डुप्ले को प्रदान कर दिए और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। तो आगे ध्यान रखेंगे कि मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद जो है सलावत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र यानी कि मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी और एल्लोर प्रदान कर दिया गया था। लेकिन इससे पूर्व जो है चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के कई गांव प्रदान किए हुए थे पहले से ही। तो डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी और इस तरीके से जो है दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया, क्योंकि उसने पहले ही कुछ क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे, फिर उसने सेना भेज करके उनको भी हड़पना चाहा। तो एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर अपना दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। तो इसी समय ध्यान रखना, इसी समय जब किले को घेर लिया तो इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब चंदा साहब की हत्या कर दी तो त्रिचनापल्ली और फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया और वे अंग्रेजों से परास्त हुए और इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और गोडे हियो को पौंडीचेरी का अगला गवर्नर बना करके भारत भेज दिया गया। तो गोडे हियो के प्रयासों ने ही अंग्रेजी कंपनी के साथ सन 1754 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो चुके थे। जो संधि हुई पौंडीचेरी की संधि, तो इसमें दोनों पक्ष जो हैं युद्ध विराम पर सहमत हो गए, युद्ध रोकने के लिए सहमत हो चुके थे। और इस संधि के परिणाम स्वरूप यानी कि परिणाम ये हुआ कि दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए और अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया और इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। यानी कि जो मोहम्मद अली थे उनको कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। जब संधि हुई पौंडीचेरी की तो कंपनियों ने भारत के जो राजा लोग थे उनके झगड़ों में अपना हस्तक्षेप करना उन सब से जो है करने का वादा कर दिया, हस्तक्षेप न करने का, यानी मना कर दिया कि हस्तक्षेप वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर, जो कि 1758 से लेकर के 63 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था सन 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रसार स्टार्ट हुआ तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार हुआ करता था। क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार हुआ करता था या उसका विस्तार था। ठीक है, आगे याद रखेंगे कि यूरोप में ध्यान रखना, यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे। क्लियर हुआ?
मैंने बताया अभी आपको कि जो यूरोप में फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड जो था वो प्रशा को समर्थन दे रहा था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो फ्रांस की सरकार के द्वारा था। ध्यान रखेंगे काउंट डी लाली को भारत में की संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। ठीक है, और आगे याद रखेंगे कि सन 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली ने फोर्ट सेंट डेविस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, लेकिन तंजौर पर एकाधिकार करने का वह असफल रहा। तंजौर पर वो अधिकार नहीं कर पाया था, उसमें असफल रहा। लेकिन लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई थी। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दिया, 3 बार उनको हराया, और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया था। आगे याद रखेंगे कि सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेनानायक सर आयर कूट के नेतृत्व में जो है वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनानायक सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया था। और याद रखेंगे कि सन 1761 ईस्वी में पौंडचेरी पर अपना नियंत्रण जो था वो स्थापित करने के बाद माहे और जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत जो था वो सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि को लेकर के हुआ। किसको लेकर के? पेरिस की संधि को लेकर के। और ध्यान रखना, इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती थी। फैक्ट्रियाँ जो थीं वो केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती थी। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पूरी तरह निर्णायक युद्ध हुआ। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। लेकिन पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया था। अब ध्यान रखेंगे कि पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद जो है फ्रांसीसियों की हार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भारत के आगामी सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे, यानी कि भारत पर राज करने वाले या शासन करने वाले केवल अंग्रेज ही हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो ध्यान रखेंगे इसमें से कुछ असफलता के जो कारण थे वो इस तरीके से थे कि फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, दूसरा था इसमें कि कंपनी का सामंती स्वरूप, अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बुस्सी की तुलना में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव, लॉरेंस और आयरकूट इत्यादि अधिक सूझबूझ वाले लोग थे। और फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। आगे याद रखेंगे कि फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमज़ोर थी। तो ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके या विजयी रहने में मतलब कि सफल रहे। अंग्रेजों का सैन्य संगठन जो था फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। तो सैन्य तकनीक की जो थी और रण कौशल में निपुणता और सैन्य अनुशासन में अंग्रेजों का कोई जवाब नहीं था, यानी कि इनकी रण कौशल, सैन्य तकनीकी और रण कौशल में निपुणता और सैन्य अनुशासन जो था बहुत काफ़ी मजबूत था, काफ़ी बेहतर हद तक अच्छा था, इसलिए वो जीत मतलब उनकी आसानी से हो पाई, विजयी रहे। अंग्रेजों की तोपों और छोटे हथियार भारतीय हथियारों से अच्छे हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे उनके सारे अफसर रणनीति और सामरिक महत्व की जानकारी में निपुण हुआ करते थे और प्रशिक्षित भी हुआ करते थे। तो भारतीय सिपाही बहादुर और योग्य होने पर भी अनाड़ी थे, क्योंकि प्रतिभाशील सेनानी जैसे हैदर अली प्रशिक्षित सिपाहियों और सैनिक साधन की कमी के कारण पराजित हुए थे। तो उन्नत सैनिक प्रशिक्षण, युद्ध नीति और उसके तरीकों, प्रशिक्षित पैदल सेना और युद्धाभ्यास के योग्य हल्की तोपों के बल पर अंग्रेज भारतीयों की अनुशासनहीन घुड़सवारी सेना को आसानी से पराजित कर दिया करते थे। ध्यान रखना,
जो भारत की सेना थी वो एक अनाड़ी यानी कि प्रशिक्षित नहीं थी, और उनका मतलब कि कह सकते हैं उनकी रणनीति अच्छी नहीं थी, उनका अनुशासन अच्छा नहीं था। इसलिए जो अंग्रेज़ थे वो मतलब अपनी छोटी मोटी तोपों के सहारे से ही इनको भारतीयों से जीत लिया करते थे। ठीक है, किसी भी सेना में सैनिक अनुशासन, आज्ञा पालन, खतरे का सामना स्वेच्छा से करना इत्यादि गुण संख्या की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सभी गुण जो हैं अंग्रेजी सेना में विद्यमान थे, जिसके कारण अंग्रेज भारत में सफल रहे। आगे ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा, यथा डुप्ले की वापसी, बूडोने में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे कारक पतन का कारण बने। आगे याद रखेंगे कि बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थायी आसानी से कर सके। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आया कि कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही थी। तो फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। कैसे साबित हुए? मजबूत साबित हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम जो है इस यूनिट 1 में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, जो है बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, या कह सकते हो कि बंगाल का अधिग्रहण, टेक ओवर ऑफ बंगाल। इसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज्वाइन करना है, और वहीं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी डिटेल मिल जाएगी। वहीं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहीं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, जहां से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे शो हो रहे नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए, यानी कि प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आप हमें आज ही मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।